Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs from 26th to 28th Feb. जो भी हमारे important current affairs है, all of that we'll try to discuss. So these are the topics that we are going to discuss. काफ़ी सारे topics हैं, but ये काफ़ी prelim specific topics ज़्यादा आए हैं जो कि prelims में figure out होते हैं, तो जल्दी cover होंगे हमारे, ठीक है. Snow leopard count बहुत ही important species है. Species based questions हमने past years में देखे हैं. Already snow leopard पे ही 2020 वाले पेपर में पूछा था क्वेश्चन. और स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन सेंटर कहाँ एस्टैब्लिश्ड है, इस तरीके से 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, राइट. अगर आपने PYQs नहीं देखे हैं, प्लीज़ चेक PYQs. हमारी वेबसाइट पे जाइए www.siddhipunjab.com. वहाँ आपको डिफरेंट सेक्शंस दिख जाएंगे, राइट. कोर्सेज सेक्शन जिसमें आपको हमारे वेरियस कोर्सेज मिल जाएंगे. PYQs अबाउट द एग्ज़ाम में सिलेबस दिया है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो भी साथ में ही पोस्टेड है जो आपको यूट्यूब में रीडायरेक्ट कर देगी. देन बुक्स वगैरह भी लिखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी विद, वहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है. सो देखिए, और वी हैव लॉन्च्ड लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर यू जो कि आपकी पंजाब की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. हमारा डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है बाकी इंस्टीट्यूशन से, आप पूछ सकते हैं. दैट देखिए, तैयारी बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट रिजल्ट सबका नहीं आता है. द डिफरेंस, वेयर इज़ द डिफरेंस दैट लाइज? द डिफरेंस इन द गाइडेंस दैट यू कैन गेट. आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, नॉर्मल टीचर्स पढ़ाएंगे जो अकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं या जिनका एग्जाम में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा. बट आप हमारे साथ जुड़ोगे, देन यू विल हैव डेडिकेटेड गाइडेंस, एक्सपीरियंस ऑफ एग्ज़ाम, क्या चीज़ें करनी पड़ती है कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्लियर हो, ऐसे आप कैसे आंसर करें प्रीलिम्स में, मेंस में अटेम्प्ट कैसे करें, अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी कैसे करें अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए. ऑल ऑफ दैट यू विल गेट अलॉन्ग विद द नॉर्मल कोचिंग दैट यू गेट एनीवेयर एल्स, राइट. सो इसीलिए फुल कोर्स हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो गया है. अपनी तैयारी जो है टाइट कर लीजिए, इस साल आना ही है PCS कभी ना कभी. वाई वेट फॉर द नोटिफिकेशन, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, राइट. सो उसके लिए फुल कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है. आपको कोई भी क्वेरी है, आपको मुझसे बात करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर, राइट. और अगर आपको कोर्स की डिटेल्स ही जाननी है डायरेक्टली, देन आप हमारे काउंसलिंग नंबर्स पे भी बात कर सकते हैं, राइट. ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम और क्वेरी के साथ. वी विल कॉल यू बैक एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट दैट यू वांट, राइट. सो लेट्स सी बाकी के टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे. स्नो लेपर्ड, ठीक है. कॉटन पे एक न्यूज़ आइटम आई है, कुछ डिटेल डिस्कशन इस पर हम कर लेंगे. क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्पेशली पंजाब के सेक्शन में. देन पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यूज़ में है, तो HRC या ह्यूमन राइट्स कमीशन इंपॉर्टेंट बन जाती है पॉलिटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए. विल सी दैट. गतका इज इन न्यूज़, गतका पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, पंजाब कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंडियाज़ फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट किसने बनाया है, क्या नाम है इसका, प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगेन आ सकता है. भारत टैक्स, द्वारकाधीश टेम्पल, सो धर्म गार्डियन, मोस्टली प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स है, ठीक है. डायरेक्टली डिस्कशन पे जंप करते हैं, आप पॉज करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, राइट. इस तरीके के सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस कर लेंगे. सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, इंडिया स्नो लेपर्ड काउंट. एज आई टोल्ड यू, स्पीशीज़ बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक तो स्पीशी बेस्ड क्वेश्चंस नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे, रिवर्स पे, वेजिटेशन वगैरह पे, इन एरियाज पे ना क्वेश्चन काफ़ी आता है प्रीलिम्स में. और स्नो लेपर्ड पे ऑलरेडी PCS में, जैसे मैंने कहा, UPSC में भी हम देख चुके हैं, तो थोड़ा इसके बारे में जान ही लेते हैं. ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, क्वेश्चन कैन रिपीट, राइट. वन ऑफ द ऑप्शंस में स्नो लेपर्ड हो सकता है. तो जितनी स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे, एटलीस्ट बेसिक स्पीशीज़ के बारे में अगर नॉलेज रखेंगे, एटलीस्ट आप एलिमिनेशन वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो अगर इस पर क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब आएगा ही नहीं, राइट. रादर आपको अच्छे से करना चाहिए. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये कहीं भी मैंशनड हो तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है. यही PYQs का फ़ायदा है हमारा, राइट. सो इंडिया स्नो लेपर्ड काउंट, लेटेस्ट डाटा आया है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, इस तरीके का सर्वे कंडक्ट कराया गया है. स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को असेस करने के लिए कितना आज के डेट में स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है इंडिया में, राइट. ये ज़रूरी है स्पीशीज़ की कॉन्जर्वेशन के लिए. अगर हमें पता होगा कि हमारे
कंजर्वेशन एफर्ट्स काम कर रहे हैं या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? इन्हीं सर्विस से पता चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है रेगुलरली ऐसे सर्विस कंडक्ट कराती है। सो ये मेन एरियाज में कंडक्ट किया गया है। देखिए स्नो लेपर्ड जो है आपका, ये वेस्टर्न हिमालयाज में, इंडिया के वेस्टर्न हिमालयाज में काफ़ी पाया जाता है। सो यानी कि स्टेट्स या एरियाज लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे ये प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। अगर आप ये मैप भी देखें, यू विल सी लद्दाख में सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन देखी जाती है, उसके बाद उत्तराखंड में देखी गई है, देन यू सी हिमाचल प्रदेश, राइट। ये 3 हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली एरिया है स्नो लेपर्ड की, राइट। ये याद भी रखना है, सीक्वेंस वगैरह पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। सो इस सर्वे ने भी हमें यही दिखाया है। 2019 से 2023 के बीच का ये सर्वे है, स्टडी है, जो इन स्टेट्स में कैरी आउट की गई थी, राइट। नाउ एक कॉन्सेप्ट होता है कीस्टोन स्पीशीज। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज इट। इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे पूछ रहे हैं कि इन्वायरमेंट इतनी डीप में करना है कि नहीं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आपको जरूर प्रीलिम्स में आ सकती है। सो यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। अब सर्वे की फाइंडिंग्स क्या है? देखिए 1980s में अगर आप पॉपुलेशन देखें स्नो लेपर्ड की, ग्लोबली 4000 से 7000 के बीच में है रफली, इंडिया के बीच में 400 से 700 के बीच में थी, राइट। उसके बाद 90s में देखें ये कम होती गई, ग्लोबली ये 3000 से 5000 के बीच में ही रह गई, और इंडिया में 200 से 600 के बीच में रह गई, राइट। उसके बाद 2016 में भी अगर देखें तो ये आके 500 के करीब ये एवरेज आउट हो रही थी, और अगर अभी भी आप देखें 500 से 700 के 800 के बीच में ये एग्जिस्ट कर रही है। तो अब करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से हम थोड़ा स्टेबलाइजेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, मतलब और पॉपुलेशन नीचे नहीं गिर रही है एटलीस्ट, ठीक है। वो जो 600-700 का काउंट है उसके बीच में आके अब रुक गई है, बट इनिशियली जब हमारे में अवेयरनेस कम थी तब पॉपुलेशन डिक्लाइन काफ़ी हुआ है, बट नाउ द कंजर्वेशन एफर्ट्स आर वर्किंग एंड दैट इज़ वाई वी हैव सीन पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड गेटिंग स्टेबल, ठीक है। उतने 600-700 इंडिविजुअल्स अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। ये इसकी बेसिक फाइंडिंग्स है। अब कारण क्या है? सिर्फ स्नो लेपर्ड ही नहीं, हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी जो स्पीशीज है जल्दी जल्दी खत्म होती जा रही हैं, राइट। सो इसके वेरियस कारण हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। यूजुअली ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इन स्पीशीज़ को बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी एक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। जितना ज़्यादा आप रोड्स, रेलवेज, एयरवेज या डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये इन प्रिस्टीन इकोसिस्टम्स में पहुंचा रहे हैं, जितनी दूर आपकी रोड्स जा रही हैं, स्पेशली ऐसे फॉरेस्ट रिच सेंसिटिव इकोसिस्टम वाले एरिया में, उतना ज़्यादा स्पीशीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप उनकी हैबिटेट में घुस जाते हैं। वंस ह्यूमन इज़ देयर, ह्यूमन इज़ मोर पावरफुल, हमारे पास गन्स है, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, फिर हम इन स्पीशीज़ की स्पेस को कंस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द लीडिंग कॉज, राइट, ठीक है। इसके बाद टूरिज्म प्रेशर बहुत है, आजकल तो वैसे ही टूरिज्म का बहुत बड़ा फैशन है। तो होता क्या है कि बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन वाइल्ड इंटरफेस जो है वो बहुत बढ़ गया है, राइट। सो बहुत बार आप ये भी देखते हैं किसी टूरिस्ट की जान बचाने के लिए किसी स्पीशीज़ को ट्रैंक्विलाइज किया जाता है या किल किया जाता है, राइट। सो टूरिज्म होने से बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, उनकी जान को खतरा रहता है स्पीशीज़ को, क्योंकि हमेशा ह्यूमन लाइफ को वैल्यू किया जाएगा रादर देन एन वाइल्ड लाइफ लाइफ। सो वैसे भी टूरिस्ट बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सो स्पीशीज़ के इकोसिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से उनके कॉरिडोर्स में भी काफ़ी सारे ब्रेकेजेस आते हैं। एलिफेंट्स वगैरह के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कंटिन्यूस एक रास्ते पे वो चलते हैं, अगर बीच में इंटरप्शन आ जाए, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस इंटरप्शन। हम रोड्स वगैरह बना देते हैं, बट इसी जगहों पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड और ह्यूमन के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट। सो यही इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म सेक्टर्स या एक्टिविटीज़ जो है लीडिंग कॉज बनती हैं स्पीशीज़ डिक्लाइन का। नेक्स्ट अगर आप देखें पोचिंग, जो इनके इम्पॉर्टेंट कभी हाथी के दांतों के लिए, कभी वूल के लिए, कभी किसी
जो भी महंगी चीज़ें हमें इन स्पीशीज से मिलती हैं उनके लिए, लेदर के लिए, मांस के लिए इनको मारा जाता है। सो पोचिंग सबसे बड़ा थ्रेट है वाइल्ड लाइफ की तरफ। पोचर बहुत बढ़िया सीरीज आई है, इट जस्ट डज नॉट टेल यू अबाउट वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, बट एक फॉरेस्ट ऑफिसर की डिफ़िकल्टीज, एक विमेन फॉरेस्ट ऑफिसर की डिफ़िकल्टीज भी बहुत अच्छे से इसमें दिखाई गई है। नेटफ्लिक्स की नई सीरीज़ है 8 एपिसोड्स की। वेन एवर यू हैव टाइम डू वॉच इट। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा जो मैं यहाँ पे इश्यूज डिस्कस कर रही हूँ, राइट। सो पोचिंग, हैबिटेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। डिक्लाइनिंग प्रे, ये जिन पे डिपेंडेंट है, जिन स्पीशीज़ को ये खा के सर्वाइव होते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो जब इनको खाना ही नहीं मिलेगा सर्वाइव कहाँ से करेंगे, राइट। वाटर का भी यही इशू है, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सूखा इन एरियाज़ में बहुत बढ़ रहा है, राइट। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये स्पीसीज़ की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। ये रीजन याद रखो, ह्यूमन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट पे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसे भी आ सकता है। सो डू रिमेंबर इट। ये सीरीज भी देखो, इससे ब्रॉडर आउटलाइन खुलती है यार। जब बोर हो रहे हो, जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा मोटिवेशन लो हो रही है, तब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देख लो, पढ़ाई भी होती रहेगी, रियल लाइफ की इश्यूज भी पता चलेंगे, है ना, और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। उस टाइम पे इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो, या डेली आप आधा घंटा पौना घंटा अपने रिजुविनेशन के लिए रख सकते हैं, जहाँ पे ऐसी सीरीज़ देखिए जो हमारे इंडिया के सोशल इश्यूज़ को, पंजाब के सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, सीरीज़, ऐसी चीज़ें देखिए, है ना। इससे आंसर्स आपके एसेज भी डायनामिक होते हैं, राइट। आप यू कैन थिंक बियॉन्ड द बॉक्स व्हेन यू वॉच दीज क्रिएटिव एलिमेंट्स दैट यू आर रीडिंग एवरी डे, ठीक है। सो इस तरीके से, सो दिस इज हाउ स्नो लेपर्ड हैज़ बीन यू नो बीइंग कंजर्व्ड, और स्पीशीज़ जो है हमारी इम्पैक्ट हो रही हैं। इंडिया में देखो स्नो लेपर्ड को भी कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं। गवर्नमेंट का ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी है हाई ऑल्टीट्यूड्स में कंजर्व करने का, जिस पे टारगेट है। इसीलिए स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी इंडिया ने लॉन्च किया है। 2009 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है इस हाई एल्टीट्यूड स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, राइट। सो ये स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये हाई माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं, सेंट्रल एंड साउथ एशिया के रीजन्स में आपको मिलेंगे। इंडिया में अगर आप बात करें सो वेस्टर्न हिमालयाज़ में आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाकी ये सारी जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के, वहाँ सारी जगह इसकी रेंज आप कह सकते हैं, ये इसकी कंटिन्यूस रेंज है। माउंटेनियस रीजन्स में, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में ये रहते हैं, राइट। स्पेशली जहाँ स्नो हो वहाँ पे ये प्रेफर करते हैं। सो इंडिया में वेस्टर्न हिमालयाज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ये प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं, राइट। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा भी देखिए इंडिया ने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं इसको कंजर्व करने के लिए। हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में ये लिस्टेड है। शेड्यूल 1 इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड शेड्यूल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन या पनिशमेंट दी जाती है स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। ये एक्ट प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, इन एक्ट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इजीली, शेड्यूल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इन्वायरमेंट का जिसने पूछा था कि कितना पढ़ना है, ये सब एक्ट्स वगैरह थोड़ा अच्छे से करिए। पीसीएस में थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, बट पढ़नी तो आपको सारी एक्ट ही पड़ेगी। आज इजी आया है, कल इसी को डिटेल में पूछ लें, यू कैन नॉट नो। सो इसीलिए एक बार जो जो एक्ट्स हमें पता है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, SC/STs ड्वेलर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, ऐसी चीज़ें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, ऐसी कुछ कुछ डिटेल्स इनकी करके रखिए, राइट। साइट्स में भी ये प्रोटेक्टेड है, साइट्स कन्वेंशन है, ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है जो आपको इन्वायरमेंट की करनी है। साइट इज़ वन ऑफ दैट, उसके भी अपेंडिक्स 1 में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। और IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में ये लिस्टेड है, इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल लेवल पे है। ये भी याद रखिए, इस फैक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। उसके बाद इंडिया ने लीगल मेजर्स के अलावा भी बहुत सारे मेजर्स इंडिया ने लिए हैं, आप देख सकते हैं। इंडिया की ये फ्लैगशिप्स की स्पीशीज़ है टू कंजर्व,
राइट। देन ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भी इंडिया इंक्लूडेड है। ग्लोबल क्यों कह रहे हैं, इसमें मल्टीपल कंट्रीज मिलके एफर्ट करेंगी, रशिया, उज्बेकिस्तान, ऐसी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, साउथ एशिया की कंट्रीज मिलके जहाँ जहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है उनको कंजर्व करने की कोशिश करेंगी। प्रोजेक्ट टाइगर में भी ऐसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम देखते हैं, क्योंकि टाइगर की भी रेंज जो है कंटिन्यूसली मल्टीपल कंट्रीज को क्रॉस करती है। इसकी भी रेंज इंडिया, नेपाल, भूटान, रशिया, सेंट्रल एशिया बहुत जगह जाती है, इसीलिए ग्लोबल इनिशिएटिव है, राइट। उसके बाद हिमाल संरक्षण टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड, ये अगेन कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम है, यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों में से ऐसे वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे। दे कीप एन आई ऑन दी स्नो लेपर्ड्स की कोई बाहर से पोचिंग ना हो या किसी भी तरीके का थ्रेट स्नो लेपर्ड को ना लगे। सो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको ट्रेन किया जाता है स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए इस प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। 2019-20 के अराउंड ये लॉन्च हुआ था, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सिक्योर हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन की इनिशिएटिव के अंडर ये चलाया गया है। स्पेशली हमारी हिमालयन स्टेट्स में ये ऑपरेशनल है। हिमालयन स्टेट्स के इकोसिस्टम, वहाँ की स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए स्पेशली ये लॉन्च किया गया है, राइट। देन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ऑलरेडी 2009 से ऑलरेडी चल रहा है, राइट। इस तरीके के इंडिया के एफर्ट्स रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट एक सेकंड बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्नो लेपर्ड से रिलेटेड ही है, ये याद रखना, इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पंजाब पीसीएस में पूछा जा सकता है एंड इवन इन यूपीएससी। स्नो लेपर्ड एज द नेशनल सिंबल, ऐसी कंट्री एक जिसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल बनाया है वो कौन सी है, किर्गिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्री है ये। आई होप यू नो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है, बताओ मुझे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है, कमेंट बॉक्स में 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम बताओ। उनमें से ये एक कंट्री है किर्गिस्तान। इसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल की तरह यूज़ करने का डिसीजन लिया, इन्होंने डिक्लेयर किया दे विल बी यूजिंग स्नो लेपर्ड एज देयर नेशनल सिंबल। इससे वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्पीशीज फॉर देम एंड द फोकस दैट दे आर पुटिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पीशीज, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये स्टेटस दिया है, राइट। ये याद रखना है, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएंगे कि किस कंट्री ने इस साल स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है। सो किर्गिस्तान याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कजाकिस्तान वगैरह के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज किर्गिस्तान, राइट। प्री स्पेसिफिक है और वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि माउंटेन्स में ऑब्वियसली डर तो रहता ही है लोगों को, खा तो जाएगा ही स्नो लेपर्ड ने जब देख लिया एक इंसान को, तो लोग डर के तो रहते हैं, इसलिए इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बहुत बार कहा जाता है, राइट। नाउ कॉटन, नेक्स्ट आर्टिकल कॉटन, ये मेंस स्पेसिफिक आर्टिकल है, आपको इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकता है या ऐसे वगैरह क्वेश्चन आ सकता है। सो आर्टिकल क्या कह रहा है कि रिसेंटली 2023 दिसंबर में हमारे पास कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि कॉटन की प्रोडक्शन जो है दैट इज डिक्लाइनिंग, राइट। दे शोकेस्ड दैट पिछले 15 साल में सबसे कम प्रोडक्शन इस साल कॉटन की देखी गई है 23 में, राइट, और 8% लेस देन द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल से कम कंपेयर करें तो 8% एक साल में ही डिक्लाइन हुई है। 15 साल में सबसे लोएस्ट, एक साल में 8% का ड्रॉप। नाउ दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। सो ये आर्टिकल कहता है कि रीज़न क्या है कि जो इतना बड़ा कॉटन की प्रोडक्शन, जो हमारा इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, ठीक है, ये हमारे लिए एक वाइट गोल्ड की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि हम इसको इतना एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत एक्सपोर्ट इनकम जनरेट करते हैं। हमारे फार्मर, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी गवर्नमेंट के लिए कॉटन गोल्ड की तरह एक्ट करता है, हम इसकी सेल से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बट अगर ये रेवेन्यू जनरेटिंग चीज़ ही डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन पे है, ऑब्वियसली कंसर्निंग है, राइट। सो आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि रीज़न क्या है कि ये कॉटन का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, जब ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो कैसे इसका प्रोडक्शन हम गिरने दे रहे हैं। सो उसके कुछ मेन रीजंस, वैसे तो ब्रॉड बहुत सारे रीजंस होते हैं, ओवरऑल एग्रीकल्चरल इश्यूज इंडिया में बहुत चल रहे हैं, बट कॉटन स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं वो देख लेते हैं।
सबसे पहले तो सीड मार्केट की बात कर रहे हैं। द राइटर सेज कि जो सीड्स अवेलेबल है मार्केट में, दे आर काइंड ऑफ फेक या बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी सीड्स जो हैं वो बहुत रैम्पेटली बिक रहे हैं। किसान आइडेंटिफाई हर बार नहीं कर पाता कि उसके पास जो सीड पहुंच रहा है वो क्वालिटी सीड है कि नहीं। कई बार उसको रियल का फॉर्मेट दे के बेचा जाता है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं, मे बी यू बाय अ आईफोन समडे एंड आपको पता चले कि वो नकली था, किसी तरीके से कोई रैकेट चल रहा था, राइट। समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग हेयर ऑल्सो, राइट। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे एक स्टडी भी है जो कह रही है कि अराउंड 2017 में इन्होंने स्टडी किया था, तब ऑलमोस्ट 8% ऑफ द पैकेट्स दैट दे स्टडी दे वर फेक या poor quality seed products that they had tested. So ये seed quality poor होने की वजह से किसान ग्रो तो कर रहा है बट प्रोडक्शन उसको नहीं मिल रही है, राइट। सीड के साथ साथ सेम इशू हम फर्टिलाइजर्स वगैरह में देख रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स भी बहुत सारे फेक लेवल पे बिक रहे हैं, राइट। अगर आप आर्टिकल की माने तो फेक पेस्टिसाइड्स की मार्केट जो है एक साल में 20% से ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि रियल पेस्टिसाइड्स की मार्केट जस्ट 12% ग्रो कर रही है, राइट। ये फेक कैसे इतने बड़ा एक्सपैंड हो रहा है? सस्ते हैं, किसान ले तो लेता है, चीपर होने की वजह से किसान लेता है, इसको अप्लाई रीअप्लाई करते रहते हैं, बट उसका इफेक्ट कुछ आता नहीं है। टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ती होगी, किसान का एफर्ट ज़्यादा बढ़ता है, बट प्रोडक्टिविटी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सो ये फेक पेस्टिसाइड्स, फेक प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। एंड फाइनली क्रॉप डिसीजेज जो है, बॉल वॉर्म, वाइट फ्लाई, ऐसे इंसेक्ट्स, बॉल वॉर्म्स, फ्लाइज जो हैं हमारी क्रॉप को बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप हर साल देखते हैं, हर क्रॉपिंग सीजन में ये बॉल वॉर्म का अटैक, वाइट फ्लाई का अटैक, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स, लोकस्ट का अटैक वगैरह हम देख रहे हैं। इन इंसेक्ट वाले अटैक्स ने भी हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन को बहुत इम्पैक्ट किया है, स्पेशली कॉटन के एरिया में, राइट। सो ये 3 मेन रीजंस है, याद रखिए, ठीक है। आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। सो अब ओवरऑल हमें क्या चाहिए कि हम इस ट्रेंड को रिवर्स कर सके, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकते। देखिए, सबसे पहले तो इन्फोर्समेंट चाहिए, लॉ की स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, कि ये तो सरकार को ही देखना है ना, ये जो फेक सामान बिक रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। सो उसके अगेंस्ट जो लीगल मेजर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। फार्मर अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फार्मर एडवाइजरी सिस्टम, कैसे फार्मर खुद आइडेंटिफाई करे कि उसके हाथ में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, रियल प्रोडक्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स देंगे क्या नहीं, ये स्किल हमें फार्मर में ही डेवलप करनी है। अवेयरनेस की फेक सामान बिक रहा है इसके बारे में भी जनरेट करनी है, राइट। इसके बाद देखिए, पहले तो ये नकली कॉरपोरेट वाले पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंसी आप कम कीजिए। नेचुरल वेज ऑफ ग्रोइंग, राइट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करना है ओवरऑल। स्पेशली पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में इश्यूज आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड, जिसकी वजह से पंजाब धीरे धीरे एग्रीकल्चर में से अपना एज खोता जा रहा है। जो इनकम हमें आती थी, पंजाब यूज्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री स्टेट, with the highest per capita income इन 70s 80s, जब हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, बट उस ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स हम आज देख रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस साइड इफ़ेक्ट्स को कॉम्बैट करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स, सस्टेनेबल एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़े, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन ही नहीं, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़े, राइट। सो ये मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं टू चेक द इशू दैट वी आर फेसिंग इन कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख के रखिए, आप आंसर्स में यूज कर सकते हैं, हेल्प करेगा। नाउ, पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन विजिट्स फरीदकोट जेल, राइट। ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको पता होगा, पॉलिटी के बेसिक्स में आपको ये कवर करनी है। मैं थोड़ी बेसिक बस डिटेल बता देती हूँ, आप अपनी लक्ष्मीकांत में इसको डिटेल में पढ़िएगा, राइट। सो ह्यूमन राइट्स कमीशंस बेसिकली पूरी कंट्री में वेरियस स्टेट्स में भी हमारे बनी हुई है और हमारे नेशनल लेवल पे भी है, जिसे हम NHRC कहते हैं। स्टेट्स में इसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं,
राइट। रिसेंटली चेंजेस आए हैं तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसकी मेंबरशिप टेन्योर वगैरह में चेंजेस हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको कंपाइलेशन में दे दूंगी, यू कैन रीड देयर ऑल्सो, राइट। सो ये जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बनी है इंडिया में। इट हैज़ टू इंश्योर कि किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, विमेन हो, प्रिजनर्स हो, डिसेबल्ड लोग, एल्डरली लोग, बेगर्स हो, कोई भी कैटेगरी का इंसान हो, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरीके के राइट को प्रोटेक्ट करना इस ह्यूमन राइट्स कमीशन का एम होता है। एंड इसीलिए आप देखिए ये जो पंजाब के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है वो जेल में विजिट करने गए हैं, बिकॉज ही वांट्स टू असेस द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन पंजाब जेल। प्रिजनर्स के साथ बहुत बुरा होता है, अगेन देखना है तो क्रिमिनल जस्टिस जैसी सीरीज देखो, यू विल गेट टू नो। पताल लोक में भी थोड़ा दिखाया है कैसे प्रिजनर्स के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू असेस, इसीलिए इन्होंने विजिट की। अब हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूजुअली NHRC पे क्वेश्चन आता है। सो इट इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी, स्टेचुटरी मतलब लॉ के अंडर बनी है। कौन से लॉ के अंडर बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंडर बनी थी ये 1993 में। अभी लेटेस्ट हाल ही में इसमें चेंजेस किए गए हैं, पहले मेंबरशिप वगैरह अलग थी, टेन्योर अलग थी, अब वो सारा सिस्टम चेंज हो गया है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करती है, राइट। इसमें अगर आप देखिए एक चेयरपर्सन है, 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं, 7 डीम्ड मेंबर्स होंगे, राइट। बहुत सारे मेंबर्स बढ़ा दिए, पहले इतने नहीं होते थे, राइट। अब चेयरपर्सन कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पेशली जो होंगे वे उस लेवल का पर्सन या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको अपॉइंट किया जा सकता है एज द चेयरपर्सन, राइट। अपॉइंटमेंट करता कौन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राइट। किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट खुद तो नहीं अपॉइंट कर सकता, बट देयर इज अ 6 मेंबर कमिटी दैट इज देयर, 6 मेंबर कमिटी होगी, ठीक है। 6 मेंबर कमिटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा राज्यसभा दोनों के इंक्लूडेड होंगे, आई होप इट इज विजिबल टू यू, होम मिनिस्टर होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। आई होप आई हैव कवर्ड 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 मेंबर्स मिलके जिसको रिकमेंड करेंगे उसी को प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, राइट। डीम्ड मेंबर्स क्या है, वेरियस कमीशंस के लोग यहाँ पे बैठे होंगे, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी हमारी होती है, नेशनल कमीशन चिल्ड्रन की है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे बहुत सारी स्पेसिफिक कमीशंस है, उस सब के चेयरमैन जो है वो इसके डीम्ड मेंबर्स होंगे। बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग दोज ऑफिसेज दे विल बी द मेंबर ऑफ दिस कमीशन ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज देयर, इनकी टर्म 3 इयर्स की होगी और अपर एज 70 इयर्स, जो भी ये फर्स्ट क्रॉस करेंगे वहां तक इनकी क्वालिफिकेशन रहेगी, ये इनकी एलिजिबिलिटी है, राइट। ये सारी फैक्चुअल डिटेल्स याद रखिए, इसी पे क्वेश्चन आएगा। इनको रिमूव करने का ग्राउंड चार्ज्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है। इसकी वेरियस डिविजन्स हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की लॉ डिवीजन, इन्वेस्टिगेशन, पॉलिसी रिसर्च, और एनुअली ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो स्टेट कमीशन होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगी, राइट। इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बहुत सारे इश्यूज भी हैं, वो जो मेंस के टॉपिक्स जब हम बैच में कवर करेंगे वहाँ हम डिस्कस करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस है इस कमीशन की। आप देखिए ये 1 साल से पुराने केस को छू नहीं सकते हैं, राइट। आफस्पा से रिलेटेड कोई केस ये डील नहीं कर सकते हैं, इसकी स्टाफिंग में इशू रहता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सपीरियंस नहीं है इसके स्टाफ का, राइट। ऐसे बहुत सारे इश्यूज ये कमीशन फेस करती है जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसके खुद के पास कोई पनिशमेंट मैकेनिज्म नहीं है, ये रादर गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये पनिशमेंट या ये कंपनसेशन दी जानी चाहिए, ऐसा काम ये करती है। खुद की पनिश करने की, कंपनसेशन देने की ज़्यादा पावर्स इसके पास नहीं है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज इसमें
एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इसी तरीके के सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए प्रीलिम स्पेसिफिक क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, यू कैन गेट दैट। अगर आपको फुल प्रिपरेशन करनी है अपने सिलेबस की तो हमारा फुल कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया। देन वी हैव पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। पंजाब के ये करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी पूरी मंथली कंपाइलेशन आपको मंथ एंड तक मिल जाती है, ठीक है। जैसे अब फेब कंप्लीट होगा तो जनवरी 10 के अराउंड तक आपको फेब की पूरी कंपाइलेशन मिल जाएगी, तो वो आप बाय कर सकते हैं। लेटेस्ट जनवरी की ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे दी गई है, राइट। और मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए एंड वी विल सॉल्व योर क्वेरी। आपको जो भी इशू है, फुल कोर्स अगर आप लगाना चाहते हैं ताकि आपकी डेडिकेटेड प्रेपरेशन हो अंडर गाइडेंस ऑफ अ रैंकर, देन ज्वाइन आवर फुल कोर्स। जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर, विल हेल्प यू देयर, ठीक है। सो दीज आर आवर कोर्सेज। आगे वाला टॉपिक देख लेते हैं, गतका। गतका के ऊपर सारी मैंने डिटेल दी है, आप वो पढ़ सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब का मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तलवारों से आप देखते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं दे शो यू द आर्ट फॉर्म, दैट इज गतका। पहले देखिए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये बनी थी, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा बनाया था, ठीक है। उसके पहले भी गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मिलिट्री फोर्स जनरेट की थी। उस टाइम पे ये एज एन आर्ट, मिलिट्री आर्ट की तरह एक्ट करती थी। मिलिट्री डिफेंस के लिए ये आप कह सकते हैं इसका ओरिजिन हुआ था। बट नाउ वी डू नॉट हैव मुगल एम्परर्स टू फाइट और एन एनिमी टू फाइट, तो अब ये हमारी कल्चरल हेरिटेज की तरह ज़्यादातर एक्ट कर रही है। एज अ स्पोर्ट हम इसे ज़्यादा खेलते हैं, हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स में भी ये इंक्लूड हो गई है, राइट। सो काफ़ी लेवल तक अब ये एज अ स्पोर्ट प्रमोट की जा रही है। सो हमारी कल्चरल हेरिटेज को भी कंटिन्यू कर रहा है पंजाब की, ठीक है। सो इसकी बेसिक डिटेल्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तलवारें यूज़ करके द प्लेयर्स दे प्ले, बिना तलवार के भी हो जाता है, या और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं व्हेन गतका इज प्लेड, ठीक है। उसके बाद मेनली निहंग सिख जो होते हैं वो ब्लू अटायर में आपने देखा होगा, दे आर यूजुअली द वन हु नो दिस आर्ट, हु प्ले दिस आर्ट, राइट, ठीक है। यूजुअली द पीपल हु हैव खालसा जिन्होंने छका होता है, दे आर द वंस हु आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट और कंटिन्यूइंग दिस आर्ट फॉर्म, राइट। गुरु गोबिंद सिंह जी इन द हाईएस्ट या द मोस्ट प्रोमिनेंट गतका वॉरियर आप कह सकते हैं अपने टाइम के रहे हैं। उनसे ही ये आर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं सारे लोगों ने सीखी है, राइट। इसके बारे में सारी डिटेल्स आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सो जस्ट रीड दिस डिटेल्स। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट स्ट्रेंथनिंग स्वच्छ भारत। तो इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए रोबोट बनाया गया है। इससे पहले तो आप देखिए मैनुअल क्लीनिंग होती है, आपने बहुत बार देखा होगा, जो सफाई कर्मचारी होते हैं दे डू इट विद देयर हैंड, या वो मैन होल्स में खुद गए होते हैं और वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, राइट। बट नाउ सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए एक स्टार्टअप ने नया रोबोट बनाया है। इस रोबोट का क्या नाम है? होमोसेप एटम। होमोसेप एटम इस रोबोट का नाम है। स्टार्टअप का क्या नाम है? सोलिनास। ये सोलिनास जो स्टार्टअप है बेसिकली सैनिटेशन के एरिया में ही प्रोडक्ट्स बना रही है जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि ये काफ़ी डिग्रेडिंग काम होता है। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट का कंसर्न इसमें आ रहा है, ह्यूमन डिग्निटी का कंसर्न आ रहा है। जब उनको हाथ से या खुद नालियों में जाके सफाई करनी पड़ती है, दैट इज़ नॉट हाइजीनिक फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑल्सो अगेंस्ट देयर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसी वजह से हम ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स आप अपने एसेज में मेंशन कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू राइट सोशल एंगल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग इक्वालिटी काइंड ऑफ थिंग, या हाउ टेक्नोलॉजी कैन इंश्योर ह्यूमन डिग्निटी, देयर इज वेयर यू कैन यूज इट, ठीक है। सो द टेक्नोलॉजी कॉल्ड होमोसेप एटम हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है। ये बड़ा नया रोबोट इन्होंने बनाया, दैट इज़ करंटली बीइंग यूज्ड इस स्टार्टअप ने। ये स्टार्टअप जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही फाइनेंस कर रहा है, इंक्यूबेट कर रहा है, इनको सपोर्ट दे रहा है, और इस स्टार्टअप ने काफ़ी सारे हमें सॉल्यूशंस दिए हैं, वन ऑफ देम बीइंग इंडियाज़ फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट। ये याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का आ सकता है, राइट। नेक्स्ट, भारत टैक्स, अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये
आप कह सकते हैं समिट ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पे टेक्सटाइल शोकेस किया जाएगा, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल के एरिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पोटेंशियल शोकेस किया जाएगा। ठीक है, सो ये इस साल कंडक्ट हो रहा है, आप फ्री हैं तो आप भी जा सकते हैं। 26 to 29 फरवरी ऑलरेडी ये चल रहा है। न्यू दिल्ली, भारत मंडपम एंड यशोभूमि, दो तरीके के इसके एरियाज में ये कंडक्ट किया जाएगा, राइट। सो टेक्सटाइल्स और फैशन सस्टेनेबिलिटी मेजर एटसेट्रा को ये शोकेस करेगा, राइट। सो इसको आप थोड़ा याद रखिए। कई बार ना क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि भारत टेक्स क्या था, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर भी क्वेश्चन डेडिकेटेड आ सकता है। सो मैं कंपाइलेशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा यहाँ पे आपको डिटेल्स दे दूंगी, वहाँ से आप अपना ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर कर पाएंगे जब मैं वेब कंपाइलेशन आपको दूंगी। ठीक है, उसमें आप आंसर्स में इसको यूज़ भी कर सकते हैं कि कैसे इंडिया प्रमोट कर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर को, राइट। नाउ इस साल टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम 6 टेम्पल्स शॉर्ट वीडियो में कर चुके हैं, एक टेम्पल हमने लास्ट टू लास्ट डिस्कशन में किया था। अब ये द्वारकाधीश टेम्पल अगेन न्यूज़ में है। ठीक है, द्वारकाधीश यानी कि द्वारका में ये लोकेटेड है, द्वारका यानी कि गुजरात। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। एज मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉर्ड कृष्णा जो है द्वारका में उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, वहाँ पे जगह जगह पे कुछ कृष्णा से रिलेटेड काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। वन ऑफ द टेम्पल्स इज द्वारकाधीश टेम्पल। ठीक है, इस टेम्पल की खासियत क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अब यहाँ क्यों गए हैं, क्योंकि ये हमारे 4 धाम पिलग्रिमेजेस में से एक है। ठीक है, चारों धाम भी याद रखिए, एक है रामेश्वरम तमिलनाडु की साइड पे, ठीक है, बद्रीनाथ पुरी, जगन्नाथ पुरी जो उड़ीसा में है, और उसके बाद ये द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात का। ये चारों मिलके 4 धाम की यात्रा पूरी करते हैं। चारों का नाम याद रखिए, इस पे प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो ये याद रखिए, दैट इज अबाउट दिस। नेक्स्ट प्रीलिम्स का टॉपिक इंडिया जापान एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। ठीक है, धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, एक अलग से लिस्ट बना के रखो एक्सरसाइजेस की। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम एक साइड लिख लिया, दूसरी तरफ कंट्री, इंडिया का किसके साथ हो रहा है, राइट। ऐसे इस तरीके से सूर्य किरण है, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया सूर्य किरण, किस कंट्री के साथ है वो लिख लो। डेजर्ट साइक्लोन, इस तरीके से हमने बहुत सारी करंट अफेयर्स में कवर की हैं, वो इसी टेबल में डालते जाओ। अब ये जैसे इसमें ऐड कर लो धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन किसके साथ है, इंडिया जापान के बीच में, राइट। इस तरीके से लिखो, बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप एटलीस्ट एलिमिनेशन वगैरह से सॉल्व कर पाओगे। मेंस में भी इंडिया जापान के आंसर्स लिखने हैं, वहाँ भी ये एक्सरसाइज को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन, कंबाइंड कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइजेज होती हैं, राइट। नेक्स्ट प्रीलिम स्पेसिफिक बड़ा टॉपिक, SCCI अनवेल्स इंडियाज लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट। ठीक है, सोलर सन की एनर्जी को स्टोर करना बैटरीज में, ये बहुत बड़ा चीज हो सकती है। हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको स्टोर करके यूज कर सकते हैं रात के टाइम पे। ये टेक्नोलॉजी इंडिया को बहुत रिक्वायर्ड है, और इसका लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अब लॉन्च कर दिया गया है। सो इंडिया की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेकी या SCCI आप कह सकते हैं लिमिटेड, इसने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है, इसने इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च किया है। यानी कि दिन में ये सोलर एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसको बैटरीज में स्टोर करेगा, और रात को वो एनर्जी हम फ्री एनर्जी यूज करेंगे। सो इसका लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया है, राइट। इसमें देखिए वर्ल्ड बैंक ने भी फंडिंग दी है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दी है। सो इसकी ये डिटेल्स याद रखिए, काफ़ी काम आएंगी, हमें क्वेश्चन में अगेन पूछा जा सकता है, राइट। देन ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ये शोकेस करने के लिए कि इंडिया के हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कितना पैसा वो स्पेंड कर पा रहे हैं, कितना फूड पे स्पेंड कर रहे हैं या और चीज़ों पे। इससे हम प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं, बाइंग कैपेसिटी देख सकते हैं, पॉवर्टी लेवल्स में उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, वो भी रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, सो इसकी कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं। यूज़ तो देखिए आप पे डिपेंड करता है, रिपोर्ट्स बहुत सारी आप पढ़ेंगे, आपको यूटिलाइज कैसे करनी है अपने आंसर्स और ऐसे में, वो आपको इनोवेट करना है। ऑल ऑफ दीज रिपोर्ट्स हैव पोटेंशियल टू बी यूटिलाइज इन अ वेरी गुड फैशन,
ठीक है। सो आज ब्रॉड फाइंडिंग्स करते हैं, ठीक है, इस पे। सो सबसे पहले तो क्विनक्विनियल ये रिपोर्ट है, यानी कि 5 साल में एक बार प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये प्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज याद रखिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कंजम्पशन स्पेंडिंग पैटर्न्स, लोग किस चीज़ पे कितना पैसा डाल रहे हैं, ये सब स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमें बहुत सारी चीज़ें फिर इंटरप्रेट करके देगा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी क्या है, फूड को कितना महत्व दे रहे हैं, पॉवर्टी कितनी कम हो रही है, ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए ये काम आता है, इसीलिए ये डाटा गैदर किया जाता है, राइट। अब की फाइंडिंग्स क्या है? सबसे पहली फाइंडिंग है पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हम जितना पैसा हर साल हर महीने लगा रहे हैं एक्सपेंडिचर पे, वो बढ़ रहा है, बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट 33.5% इंक्रीज देखा है, रूरल में 40.5% इंक्रीज देखा गया है, राइट। स्पेंडिंग बढ़ रही है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आप लिख नहीं सकते, ठीक है, बट ये है कि हम कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर में भी बढ़ रही है, या उनके पास काफ़ी डिस्पोजेबल पैसा है, सेविंग्स में भी कम कर रहे हैं, या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है कि उनको पैसा ज़्यादा लगाना ही पड़ रहा है चीज़ों पे, ठीक है। सो इस तरीके की इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमने देखा कि फूड एक्सपेंडिचर वो कम हो रहा है, इस रिपोर्ट ने बताया कि फूड एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। इसका एक इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई रही है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से, कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, ऐसी चीज़ों की वजह से फूड इतना महंगा है, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी है। सो मे बी पीपल हैव reduced the expenditure that they are making on food, they do not have that buying capacity, maybe something like that it can indicate, राइट। इस तरीके की और काफ़ी सारी फाइंडिंग्स है, आप इनको पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आपको लगे यूटिलाइज किया जा सकता है वैसे कीजिए। अभी 1-2 दिन पे इस पे काफ़ी इंटरप्रिटेशन आएगी, तो हम वो इंटरप्रिटेशन स्टडी करने के लिए की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट फाइंडिंग आप देख लीजिए। नीति आयोग के जो CEO है, इन्होंने भी एक इम्प्लीकेशन दी है, ये कह रहे हैं कि इस डाटा को स्टडी करते हुए हम ये कह सकते हैं कि रूरल अर्बन जो इनइक्वालिटी है वो कम हो रही है, राइट। क्योंकि देखिए कंजम्पशन दोनों जगह इंक्रीज हो रही है, दोनों जगह ही इकोनॉमी जो है स्ट्रांग हो रही है। नहीं तो ये ट्रेडिशन या ये बिलीफ रहता है कि सिटीज़ में ग्रोथ ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में ग्रोथ इतनी नहीं होती है, रूरल एरियाज़ में ग्रोथ इतनी नहीं होती है, रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, राइट। ये परसेप्शन रहती है, उसी को ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट से देख सकते हैं कि रूरल अर्बन गैप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, रूरल की इकोनॉमी अब वीक नहीं रही है, इट इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग, राइट। These are some of the observations that we can make, और एज मैंने आपको कहा 2-3 दिनों में काफ़ी इसका एनालिसिस आएगा, तब मैं इसको डिटेल्ड आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट डिस्कशन में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये फाइंडिंग्स आप अपने पास रखिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, बट अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन जस्ट टॉक टू अस ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप कीजिए आप हमें अपने नाम के साथ, अपनी क्वेरी के साथ, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। आप जस्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कई बार मिस हो जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस मीटिंग्स एंड ऑफिशियल विजिट्स एंड ऑल, कई बार नहीं हो पाती है, तो इसीलिए बेटर है आप मैसेज कीजिए एंड आई विल गिव यू अ डेडिकेटेड टाइम व्हेन आई एम अवेलेबल, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।